नमस्कार। जय हिंद बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। बच्चों, अपनी बात को स्पष्टता के साथ दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने में विराम चिन्ह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम विराम चिन्हों के प्रयोग से अपनी बात को स्पष्टता से प्रयुक्त कर सकते हैं। अपनी बात को हम स्पष्टता से दूसरों के समक्ष रख सकते हैं। यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हिंदी लेखन करते समय ऐसे बहुत सारे संकेत चिन्ह होते हैं जिनके प्रयोग से लेखन स्पष्ट एवं सुंदर बन जाती है एवं भाव भी स्पष्ट हो जाते हैं। ये संकेत चिन्ह विराम चिन्ह कहे जाते हैं। आज हम विराम चिन्ह के विषय में अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह भिन्न भिन्न भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है, लेकिन भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। सरल शब्दों में यदि देखें तो भाषा लेखन के समय प्रयुक्त संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। ठीक है, इस वाक्य में कुछ भी ऐसा नहीं है, एक वाक्य पूर्ण विराम हो गया। रोको मत जाने दो मतलब उसे अर्थात उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। अब यही जो अल्प विराम है इसको हम आगे लगाते हैं, रोको मत जाने दो अर्थात उस व्यक्ति को रोको मत, उसे चले जाने दो। तो हिंदी में जब हम बोलते हैं, बोलते समय जब हम वाक्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो जो ठहराव होता है, जो कि हम रुकते हैं लेखन करते समय, उससे ठहराव को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह विराम चिन्ह कहे जाते हैं। आगे देखिए, विराम चिन्हों को वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में किसी मौलिक शब्दों पर विवरण के लिए, अन्य संकेतों के लिए व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो जब हम वाक्य के अंत में, मध्य में या विवरण के लिए व्याकरण के नियमानुसार इन विराम चिन्हों को प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के लिए ये चिन्ह
प्रयुक्त किया जाता है। अर्धविराम, अर्धविराम कॉमा, ऊपर डॉट और फिर कॉमा। अल्प विराम का ये चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, आगे देखिए, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का ये प्रयुक्त होता है। विवरण चिन्ह के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक, हंस पद चिन्ह, हंस पद को त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहा जाता है। लाघव चिन्ह, विस्मरण चिन्ह और विस्तार चिन्ह। तो विराम चिन्हों के ये 14 भेद माने जाते हैं। अब हम प्रयोग के आधार पर इन विराम चिन्हों को हम देख लेते हैं कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण हो जाने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या मेरी जन्मभूमि है, पूर्ण विराम, आप इधर आ जाइए, पूर्ण विराम। अर्थात जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम, वाक्य के मध्य में एक बात पूरी हो जाने पर जहां थोड़ा रुकना हो उसे अर्धविराम, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे आ गए हैं, अर्धविराम, भोजन न जाने कब आएगा। विद्या अनमोल धन है, खर्च करने से बढ़ता है। तो समझ में आया, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम। वाक्य के बीच में अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना हो तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी तक क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। किससे मिलना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ गया इतना? आगे देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका प्रयोग हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों के पश्चात किया जाता है। जैसे वह सचिन का जवाब नहीं, वाह के बाद किसका, एक हर्ष का प्रयोग हो रहा है, सचिन का जवाब नहीं। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग उन 2 शब्दों के बीच में किया जाता है जो किसी कारण, संबंध के कारण एक साथ आते हैं। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता के बीच में किसका प्रयोग होगा, योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन के पूर्व, उदाहरण देने अथवा संवाद के पूर्व किया जाता है। मां, सत्य का साथ तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएगा। मां ये कह रही है, तो संवाद या किसी उनका कथन है तो उनके कथन के पूर्व या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह अर्थात इन्वर्टेड कॉमा, किसी विशेष व्यक्ति, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए इकारे उद्धरण चिन्ह का और किसी के कहे गए शब्दों को वैसे ही प्रकट करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हैं, एक विशेष व्यक्ति का ये उनका उपनाम है रामधारी सिंह का जी का। तो रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी का उपनाम है, तो दिनकर को हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह अब्राहम लिंकन ने कहा। या अब्राहम लिंकन के कहे गए शब्दों को हम वैसे ही उतार देते, इसलिए यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विवरण चिन्ह, किसी विषय का विवरण देने से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद है, अब उसके कौन कौन से 3 भेद है, इसका विवरण दे रहा है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? विवरण चिन्ह का। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कोष्ठक, वाक्य में किसी का अर्थ लिखना हो तो उसे कोष्ठक में लिखा जाता है। यदि किसी बात का हमें अर्थ लिखना है, उसको सरल शब्दों में लिखना है, उसके बात को हमें स्पष्ट करना है, तो हम उसे कोष्ठक में लिखेंगे। परस्पर, परस्पर का अर्थ क्या हुआ? आपस में, प्यार से रहो। आगे देखिए, हंस पद चिन्ह, हंस पद को त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहा जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम वाक्य में कुछ लिखना भूल गए हो। आप भी, अब हमारे भूल गए, हमारे घर आइएगा। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को पूरा न लिखकर प्रथम वर्ण लिखने के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। लाघव अर्थात छोटा। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे उनके पूरे नाम को न लिखकर एक लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मरण चिन्ह, यदि लेखन के समय किसी महत्वपूर्ण बात का बड़ा भाग छूट जाए तो अंत लिखने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आज हमारे विद्यालय में क्रिकेट मैच खेला गया जो 2 बजे तक था। अब बीच में हम कुछ भूल गए, क्या भूले हैं? यह मैच डीएवी और डीपीएस के बीच था। ये पूरा एक वाक्य हम भूल गए, तो इसको हमने किसके द्वारा पूर्ण किया? विस्मरण चिन्ह। विस्तार चिन्ह 14 क्या है? विस्तार चिन्ह, किसी गीत या कथन को आगे बढ़ाते समय पुनः पुनः बोला जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तूफानों की ओर बढ़ा दे नाविक निज पतवार, और फिर वही पंक्ति है, नाविक निज पतवार। तो इस पूरा पंक्ति ना लिखकर हम एक शब्द लिखते हैं और उसके आगे ये विस्तार चिन्ह का प्रयोग हम करने लगते हैं। तो भाषा लेखन के समय प्रयुक्त संकेत चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 14। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विस्मरण चिन्ह और विस्तार चिन्ह। ये 14 प्रकार के विराम चिन्ह कहे जाते हैं। तो बच्चों, हिंदी लेखन करते समय अब विराम चिन्हों के द्वारा बात और अधिक स्पष्टता से व्यक्त की जाती है। यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो विराम चिन्ह
उन चिन्हों को कहते हैं, उन संकेत चिन्हों को कहते हैं जो कि हिंदी लेखन करते समय बात को स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। एक बार पुनः हम देख लेते हैं उस विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग, जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यदि हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें वाक्य स्पष्ट नहीं होगा। दूसरा है आपका अर्ध विराम। वाक्य के मध्य में एक बात पूरी हो जाने पर जहां थोड़ा रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। बच्चे आ गए हैं, भोजन न जाने कब आएगा। ये दो वाक्य हैं और इन दोनों को स्पष्ट करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। विद्या अनमोल धन है, खर्च करने से बढ़ता है। विद्या अनमोल धन है, एक वाक्य पूरा हो गया। अब हमें यहां रुकना पड़ेगा तब ये स्पष्ट होगा। तो आगे यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अर्ध विराम का। अल्प विराम, अर्ध विराम की अपेक्षा कभी कभी बहुत थोड़ा सा रुककर हम आगे बढ़ जाते हैं, तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जहां पर थोड़ा अर्ध विराम से थोड़ा कम देर रुकना होता है वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी तक क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर क्या लगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। किससे मिलना है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसका प्रयोग हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों के पश्चात किया जाता है। याद रखिएगा, उस शब्द के बाद किया जाता है। वाह, एक हर्ष व्यक्त कर रहा है, एक प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, तो इसके बाद किसका प्रयोग होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। सचिन का जवाब नहीं। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग उन दो शब्दों के बीच किया जाता है जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता दोनों के संबंध है। हमें भाई बहन को प्रेम से रहना चाहिए, भाई बहन संबंध। तो जो दो शब्दों के बीच में किया जाता है, जो कि वह दो शब्द जो कि किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन के पूर्व, उदाहरण देने और संवाद के पूर्व किया जाता है। मां सत्य का साथ तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएगा। मां का ये कथन है जो कि हम वैसे ही लिख रहे हैं, तो मां के कथन के पूर्व हम किसका चिन्ह दिए? निर्देशक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह अर्थात इन्वर्टेड कॉमा। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी विशेष व्यक्ति उपनाम को प्रकट करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और किसी के कहे गए शब्दों को वैसे ही प्रकट करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर एक रामधारी सिंह दिनकर जी का उपनाम है, तो दिनकर को हम किस में लिखेंगे? इकहरे उद्धरण चिन्ह। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह अब्राहम लिंकन का कथन है।
तो इनके कथन को यदि हम उसी तरीके से उतार रहे हैं तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह का। विवरण चिन्ह, किसी विषय का विवरण देने से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी बात को और अधिक स्पष्टता से प्रयोग करते हैं तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं। अब संज्ञा के भेद तो हम बता दिए 3 भेद है, लेकिन हम उसका विवरण दे रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यह हम संज्ञा के तीनों भेदों का विवरण दे रहे हैं। कोष्ठक, वाक्य में किसी का अर्थ लिखना होता है, किसी शब्द को यदि हम स्पष्ट करना होता है, उसका अर्थ लिखना होता है, तब हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। परस्पर, अब इसका अर्थ हमें लिखना है आपस में, तो ये हम किस में लिखेंगे? कोष्ठक में लिखेंगे। हंस पद या अथवा त्रुटि पूरक चिन्ह, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम वाक्य में कुछ लिखना भूल गए हो। आप भी हमारे घर आइएगा, आप भी घर आइएगा। अब इसमें मैंने जैसे हम भूल गए हमारे, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? त्रुटि पूरक या हंस पद का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लाघव चिन्ह, लाघव का अर्थ होता है छोटा। जब किसी शब्द को पूरा न लिखकर उसको संक्षिप्त में प्रथम वर्ण लिखने के पश्चात संक्षेप में लिखते हैं, तो अब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ उनके नाम को पूरा न लिखकर हमने उसको लाघव में संक्षिप्त कर दिया। आगे देखिए, विस्मरण चिन्ह, यदि लेखन के समय किसी महत्वपूर्ण बात का बड़ा भाग छूट जाए तो अर्थ लिखने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम एक बीच में एक पूरी पंक्ति भूल जाते हैं तो हम बीच में त्रुटि पूरक का वहां पे प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ा वाक्य होता है। तो हम जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो अंत में इस विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और वाक्य को लिखते हैं। जैसे आज हमारे विद्यालय में क्रिकेट मैच था जो 2 बजे तक था। अब हम बीच में भूल गए या DAV और DPS के बीच था, तो इसको हमने वहां पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया और वाक्य के अंत में फिर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके हमने इस वाक्य को लिख दिया ताकि समझ में स्पष्ट हो जाए। विस्तार चिन्ह, किसी गीत या कथन को आगे बढ़ाते समय पुनः पुनः बोला जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई गीत होता है, कोई पंक्ति है जिसका प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं, जब गीत होता है मुख्यतः गीत के लिए ही इसका प्रयोग होता है, तब हम विस्तार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तूफानों की ओर बढ़ा दे नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। एक बार हम इसके अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। जैसे आपका ये संकेत बना हुआ है, संकेत चिन्ह, ये पूर्ण विराम है कि कोष्ठक है? कोष्ठक है। दूसरा देखिए, ये पूर्ण विराम है कि अर्ध विराम है? पूर्ण विराम है। तीसरा देखिए, कॉमा, अल्प विराम है कि विवरण चिन्ह है? अल्प विराम है। तो ये संकेत चिन्हों के द्वारा ही यह स्पष्ट हो सकता है या हो जाता है। तो भाषा लेखन करते समय विराम चिन्हों के प्रयोग के द्वारा ही हम अपनी बात को, अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं। यदि हम बोलते हैं, जब कोई वाक्य बोलते हैं, तो हम बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लेखन करते समय हम उसी ठहराव के लिए, वही जो हम रुकते हैं, उसी के लिए हम संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जो कि
विराम चिन्ह कहे जाते हैं। विराम चिन्ह 14 प्रकार के होते हैं। पूरा स्पष्टता से स्पष्ट हो गया होगा। यदि हम वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जो कि हमने आपको प्रारंभ में एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ये उदाहरण है, रोको मत जाने दो। ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में ये स्पष्ट है कि ये कह रहा है कि रोको मत जाने दो, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है, सिर्फ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए, रोको मत जाने दो, यहां पे उसे रोका जा रहा है। जब हम अल्प विराम का प्रयोग किया हमने, तब हमें यह स्पष्ट हुआ कि उसे रोकना है, उसे जाने नहीं देना है। तीसरा देखिए, रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि हमें उसे रोकना नहीं, उसे चले जाने देना है। लेकिन यदि हम इन अल्प विराम का यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो यह बात हम स्पष्टता से व्यक्त नहीं कर पाते। तो विराम चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात को पूर्ण स्पष्टता के साथ पहुंचा सकते हैं और दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, विराम चिन्ह स्पष्ट हो गया है। आशा है कि आपको विराम चिन्ह के विषय में कोई भी अब दुविधा नहीं रही होगी और विराम चिन्हों के प्रयोग करने का ढंग भी आपको समझ में आ गया होगा और आप अब उचित विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर ही करेंगे। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।